नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त उद्घोष का है। आइए उद्घोष की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी अपराधी ढेर हुआ है। पुलिस ने कुख्यात राशिद उर्फ सिपाही को मार गिराया है। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदार की हत्या का आरोपी है राशिद। सुरेश रैना के बुआ और फूफा के हत्या का यह आरोपी है जो ढेर हो चुका है। शाहपुर पुलिस और मुजफ्फरनगर एसओजी की टीम को यह सफलता मिली है। बदमाश के पास से हथियार कारतूस बरामद है। एक रिवॉल्वर, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ में थाना अध्यक्ष शाहपुर बबलू कुमार भी घायल हुए हैं। पूरा मामला है शाहपुर क्षेत्र का। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, बताएं किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा ये राशिद उर्फ सिपाही है। इसके तीन नाम है, राशिद उर्फ सिपाही और चलता फिरता। ये 50,000 का इनामी है। कुछ साल पहले इसने क्रिकेटर सुरेश राणा है उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या की थी। जब से ये वांछित चल रहा था, उसी से ही पूरे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इसके पीछे लगी हुई थी। आज मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह का कोई बदमाश मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र में एंट्री कर रहा है। जैसे वहां पे पहुंचा, पुलिस ने अपना पूरा जाल बिछा दिया। उसके बाद जैसे इसका रोकने का इशारा किया, ये रुकानी, इसने तुरंत फायरिंग कर दी। फायरिंग से जो शाहपुर एसओ है वो घायल हुआ है और पुलिस की मुठभेड़ में क्या नाम राशिद घायल हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ी सफलता है और कुछ इस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक बड़ा इनामी ढेर हो चुका है। 50,000 का इसके ऊपर इनाम था और एनकाउंटर के बाद ये मारा गया। कई नाम थे इसके। और उधर अमरोहा में ठगी के आरोप में तांत्रिक की पिटाई की गई है। 2 तांत्रिकों पर लाखों की ठगी का आरोप है और ठगी के आरोपी तांत्रिक को बंद कमरे में जमकर पीटा गया। 2 युवकों ने तांत्रिक को बेरहमी से पीटा है और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरिद्वार लक्सर के रहने वाले दोनों तांत्रिक हैं। नगर कोतवाली के बैंक कॉलोनी का मामला है जहां से ये वीडियो सामने आया है। तो कुछ लोग 2 बुजुर्ग को पीटते नजर आ रहे हैं। ये तांत्रिक हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ठगी की है। ठगी का बदला लेने का ये रास्ता इख्तियार किया इन लोगों ने। इस बंद कमरे में दोनों बुजुर्ग को जमकर पीटा। बेरहमी से पीटता हुआ ये वीडियो वायरल है। अगली खबर भी अमरोहा से ही है जहां मामूली विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में लात घूंसे चले हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला नल का यह मामला है। तो चीख पुकार मची हुई है। पूरी गली में अफरा तफरी का माहौल है। नल मोहल्ला लगता है जहां से यह वीडियो सामने आया है। मामूली सा विवाद था लेकिन 2 पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद माहौल गर्म होता चला गया। तो चीख पुकार मची हुई है, अफरा तफरी सी स्थिति बनी हुई है। छोटा सा विवाद था जो बढ़ करके इस कदर आगे बढ़ गया। उधर आगरा की घनी बस्ती में भीषण आग की खबर है। आगरा के मंटोला में केमिकल के गोदाम में भीषण आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग लगने से घरों से बाहर लोग निकले। धुएं का गुबार देखा जा सकता है। आगरा के घनी बस्ती में मौजूद है ये गोदाम जहां से आग की तस्वीरें आई हैं। आसपास बस्तियां हैं लेकिन इसी बीच ये गोदाम है, केमिकल का गोदाम है। आग लगने के बाद का मंजर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। आप तार देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हैं और इसी बस्ती में केमिकल का ये गोदाम बनाया गया है। काले धुएं से लोग डर गए। आग की लपटों को देख करके लोग डर गए, घरों से बाहर निकल गए क्योंकि लगती हुई जो बस्तियां थी, आसपास मकान भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केमिकल के गोदाम में लगी आग ने मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है आग को बुझाने में। खबर कानपुर से है। बांस मंडी इलाके में अग्निकांड का मामला है और बगल के अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़की है। तेज धुआं निकलते देख दमकल कर्मी सतर्क हो गए। स्थिति पर नियंत्रण की कोशिश हो रही है लेकिन अभी भी स्थिति पर काबू नहीं पाया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क गई। पहले एक
जगह से धुआं उठता देखा गया, आग बढ़ती चली गई। हालांकि फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भड़की ये आग बढ़ती जा रही है। और आग की खबर है, आईआईटी कानपुर की टीम बांस मंडी पहुंची है और बदहाल हो चुकी इमारतों का टीम निरीक्षण कर रही है। आईआईटी के निरीक्षण के बाद यह तय होगा इमारतों का भविष्य क्या हो। इमारतों की हालत के बाद इन्हें गिराने का फैसला लिया जा सकता है। तेज धुआं निकलते देख दमकल कर्मी सतर्क हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण पर काबू पाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन आईआईटी की टीम पहुंची है यह देखने के लिए कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है और यहां से हो सकता है कि ऐसी बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला लिया जा सकता है। अग्निकांड में अपने बचे खुचे माल को यहां से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक राजपाल है और यहाँ हम न्यू बॉम्बे फैशन और न्यू बॉम्बे कलेक्शन के नाम से दुकान चलाते थे। टावर में थी आपकी? हैं जी, नफीस टावर में। क्या बचा हुआ है? ये माल जो भी कपड़े हैं, लेडीज सूट के कपड़े हैं, जो इसका माल अब पानी में आग से धुएं से जो खराब हुआ, बचा कुचा के हम घर ले जा रहे हैं। कितना माल था आपका? करीब करीब अब माल के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे तो 2-4 करोड़ का माल होता ही है। 3 दुकानें थी अपने यहाँ पे और जो है माल बचा कुचा बटोर के ले जाया जा रहा है। बॉम्बे कलेक्शन के मालिक हैं पीतमदास राजपाल। मकसूद कामले से मेरी 7 दुकानें पूरी जीरो हो गई हैं, जिसमें का ही माल था 2 करोड़ का करीब माल है, सब सत्यानाश हो गए। 7 दुकानें डैमेज हो गई हैं। जो दीपक कुमार हैं कल से लगे हुए हैं यहाँ पर, सीएफओ दीपक कुमार साहब। दीपक जी, क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति तो नॉर्मल है। अभी फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं कोई दिक्कत किसी तरह की तो है नहीं, लेकिन हम लोग सभी लोग नीचे के फ्लोर से ऊपर तक उसको सर्च करते हुए, पूरा बुझाते हुए, जो भी शटर तोड़ के वो कार्यवाही कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है और बाकी पीछे की में पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। बट उसको जो भी अगर फ्लेम है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ज़्यादा नहीं है मैटर, बहुत माइनर है ऐसा। जगह पे आग भड़क गई थी फिर से? भड़कने का मैटर तो ये था कि आंधी थी, उस वजह से दिक्कत थोड़ी सी आई है। आंधी थी रात में, तो हवा जब मिलेगी अनबर्न्ड पार्टिकल्स को तो वहाँ पे फ्लेम आएगी। तो बाकी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो या इस तरीके से धुआं उठ रहा हो या रह रहकर आग लगती जा रही हो, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। ये दमकल कर्मी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि आग और आग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं कानपुर में कल से ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कानपुर कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर भी काबू नहीं पाया गया है। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी आग भड़क रही है। बड़ी खबर है ये। हमराज कॉम्प्लेक्स में धुआं नहीं कम हो पा रहा है, उधर ऑयल फैक्ट्री में भी सुलगी आग की लपटें अभी तक नहीं कम हुई हैं। आसपास के लोगों के मूवमेंट को जरूर कम करा दिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, लेकिन 30 घंटे में भी आग पर काबू ना पाया जाना ये बहुत बड़े चिंता का सबब है फायर फाइटर्स के लिए, पूरे अग्निशमन विभाग के लिए, कि आखिरकार 2-2 जगह भड़की आग पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाया गया। क्या वो सिस्टम है कि केमिकल और ऑयल में आग लगने के बाद तुरंत आग को बुझाने वाली प्रक्रिया 30 घंटे का वक्त ले रही है और अभी भी आग लगी हुई है। कहा नहीं जा सकता कि इस पर काबू कब पाया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 12 बजे से टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन से लेकर हैवी वाहन का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले की तुलना में ज्यादा टोल देकर के वाहन सफर कर सकेंगे। हल्के वाहनों के लिए 5 रुपए ज्यादा, तो वहीं भारी वाहनों को 15 रुपए ज्यादा चुकाना होगा। टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। बाइक का 325 रुपये था, वो बढ़ा के 330 रुपये कर दिया गया, जिसमें 5 रुपये बढ़े हैं। कार 650 रुपये था, जो बढ़ा के 655 रुपये कर दिया, इसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बस एंड ट्रक 2060 का था, जो बढ़ा के 2075 कर दिया गया है, इसमें भी 15 रुपये बढ़ोतरी हुई है। ये जब गाड़ी वाले के लिए तो बहुत महंगा पड़ रहा है, किस्तें भारी हो गई है, मतलब अकेला आदमी गाड़ी नहीं ले पा रहा है। रोड में इतना खर्चा बढ़ गया कि हर जगह पे पूरा खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा को मौलाना यसूब अब्बास ने सही बताया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा देना सही और जरूरी भी है। पहले से मदरसों में ये धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। मौलाना ये बात कही। ऑल इंडिया
शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना यासूब, और उनका मानना है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दिया जाना सही है, जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही ये तालीम दी जा रही है और इसे दिया जाना चाहिए। मदरसों में धार्मिक शिक्षा को लेकर के मौलाना यसूब अब्बास ने इसे सही बताया है। और मौलाना यसूब अब्बास हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी। देखिए, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से ये बिल्कुल जिस तरीके से मदारिस अरबिया में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, पूरी धार्मिक शिक्षा बिल्कुल सही है और ये देना चाहिए। ये हमेशा से, ये कोई नया प्रावधान नहीं है। ये आज़ादी के बाद से, जब से ये कानून बना है, तब से मदारिस अरबिया में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। और बहुत से मदारिस अरबिया हैं, कुछ मदरसे सरकारी गिरान पर आते हैं, एडेड मदरसे हैं, कुछ नॉन एडेड मदरसे हैं। जो एडेड मदरसे हैं उसमें दिया जा रहा है। खबर लखनऊ से है। मदरसे में शिक्षा पर बोले सपा प्रवक्ता अमीक जामेई, मदरसे में धर्म का प्रचार नहीं होता, मदरसे में एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। और अमीक जामेई का योगी सरकार से सवाल भी सामने आया है। 6 साल से मदरसों के शिक्षकों का जो वेतन है वो क्यों नहीं उन्हें मिला, ये सवाल उठाया है। सभी को मालूम है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, मदरसा शिक्षकों की जो तनख्वाहें हैं वो 5-6 सालों से आज तक पेंडिंग हैं और वो तनख्वाहें जो गुरु हैं हमारे उनको नहीं दी जा रही। अब उसको लेके अदालत गए हाई कोर्ट में इस बात पे सुनवाई होनी थी कि तनख्वाह मिले गुरुजी को। अब गुरुजी को तनख्वाह मिलने का आदेश ना देकर जज साहब ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य पैसा कैसे दे सकता है। हम ही मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि हमारे देश में चाहे मदरसा शिक्षा के लिए शिक्षक की बात हो, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, चाहे वेदांत और संस्कृति के जो विद्यालय हैं उनको शिक्षक देने का मामला हो, समाजवादी सरकारों में उनको दिया गया, चाहे देश के विश्वविद्यालयों में संस्कृत स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इन सारे अध्ययन के लिए राज्य शिक्षक देता है और डिपार्टमेंट्स को फंड देता है। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान सामने आया है। अशरफ द्वारा जेल में खतरा बताए जाने पर बोले हैं धर्मवीर प्रजापति, जेल में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। निकाय चुनाव पर भी मंत्री का बयान सामने आया है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। तो अतीक के भाई अशरफ ने जेल के भीतर जान का खतरा बताया था, तो इस पर बयान दिया है। जेल मंत्री ने सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। एक सवाल इससे अतिरिक्त अगर बात करें तो अशरफ बरेली जेल में बंद है और लगातार अपनी जान को लेकर के चिंता जाहिर कर रहा है। आज प्रयागराज की कोर्ट में उसकी पेशी है, लेकिन फिर से उसको बरेली जेल लाया जा सकता है। लगातार वो जेल के अंदर खुद के ऊपर हमले की आशंका जता रहा है और जान की सुरक्षा के लिए कह रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं लेता, कोई कर्मचारी अधिकारी हाथ में नहीं लेता कानून। लेकिन ये बात सही है कि पिछला 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का अगर देखें तो कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा मजबूती आई है और कहीं न कहीं अपराधियों को डर है। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का और कानून व्यवस्था का डर अपराधियों के दिमाग में रहना चाहिए कि सरकार क्या होती है और कानून व्यवस्था क्या है। अब इन पेशेवर अपराधियों को लग रहा है कि जेल होती है। एक आम नागरिक, आम कैदी की तरह उनको वहाँ रहना पड़ता है, तब महसूस हो रहा है कि जेल है, योगी जी की सरकार है। तो कहीं न कहीं अनर्गल बयान करते हैं कि खतरा है। और जब ये खुद अपराध करते हैं, किसी की संपत्ति को हड़प करते हैं, किसी के बेटे को छीन लेते हैं, किसी के पति को दुनिया से विदा कर देते हैं, उस समय नहीं लगता कि उस परिवार को कितनी बड़ी पीड़ा होगी। आज न्यायालय अगर कोई निर्णय देगा तो पीड़ा हो रही है। और जब ये पेशेवर अपराधी अपना नेटवर्क चला करके और लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उस समय भी सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, वो परिवार कैसे अपना उसको झेलता है, कैसे उसको डील करता है, कैसे उस परिवार में से अगर कहीं किसी की मृत्यु होती है तो किसी का पति जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, तो सोचना चाहिए उस समय भी।
चुनाव को लेकर के आरक्षण की सूची जारी हो गई है, अब जल्दी चुनाव की घोषणा हो गई है। कितना तैयार हैं आप लोग, क्योंकि आपको भी अपने क्षेत्र में जाके चुनाव लड़वाना होगा? देखिए, हम संगठन में से निकल करके आया हूँ मैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव में जाते हैं। और अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय तैयारी नहीं करती, हर समय निरंतर भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे हमारा सेक्टर का हो, चाहे बूथ का हो, चाहे मंडल की इकाई, नगर की, ज़िले की, महानगर की, सभी इकाइयाँ हर समय सक्रिय रहती हैं। हर समय हम लोग तैयार रहते हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो बहुत पहले से तैयारी, हर समय तैयारी रहती है हमारी। हमारा कार्यकर्ता हर समय सक्रिय रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चुनाव में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। मदरसों में धार्मिक शिक्षा को मौलाना यसूब अब्बास ने सही बताया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा देना सही और जरूरी भी है। पहले से मदरसों में ये धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। मौलाना ये बात कही। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना यासूब, और उनका मानना है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दिया जाना सही है, जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही ये तालीम दी जा रही है और इसे दिया जाना चाहिए। मदरसों में धार्मिक शिक्षा को लेकर के मौलाना यसूब अब्बास ने इसे सही बताया है। और मौलाना यसूब अब्बास हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी। देखिए, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से ये बिल्कुल जिस तरीके से मदारिस अरबिया में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, पूरी धार्मिक शिक्षा बिल्कुल सही है और ये देना चाहिए। ये हमेशा से, ये कोई नया प्रावधान नहीं है। ये आज़ादी के बाद से, जब से ये कानून बना है, तब से मदारिस अरबिया में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। और बहुत से मदारिस अरबिया हैं। कुछ मदरसे सरकारी गिरान पर आते हैं, एडेड मदरसे हैं, कुछ नॉन एडेड मदरसे हैं। जो एडेड मदरसे हैं उसमें दिया जा रहा है। खबर लखनऊ से है। मदरसे में शिक्षा पर बोले सपा प्रवक्ता अमीक जामेई। मदरसे में धर्म का प्रचार नहीं होता, मदरसे में एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। और अमीक जामेई का योगी सरकार से सवाल भी सामने आया है। 6 साल से मदरसों के शिक्षकों का जो वेतन है वो क्यों नहीं उन्हें मिला, ये सवाल उठाया है। सभी को मालूम है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, मदरसा शिक्षकों की जो तनख्वाहें हैं वो 5-6 सालों से आज तक पेंडिंग हैं। और वो तनख्वाहें जो गुरु हैं हमारे, उनको नहीं दी जा रही। अब उसको लेके अदालत गए हाईकोर्ट में इस बात पे सुनवाई होनी थी कि तनख्वाह मिले गुरुजी को। अब गुरुजी को तनख्वाह मिलने का आदेश न देकर जज साहब ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य पैसा कैसे दे सकता है। हम ही मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि हमारे देश में चाहे मदरसा शिक्षा के लिए शिक्षक की बात हो, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, चाहे वेदांत और संस्कृति के जो विद्यालय हैं उनको शिक्षक देने का मामला हो, समाजवादी सरकारों में उनको दिया गया, चाहे देश के विश्वविद्यालयों में संस्कृत स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इन सारे अध्ययन के लिए राज्य शिक्षक देता है और डिपार्टमेंट्स को फंड देता है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। यूट्यूबर लता अधिकारी ने आत्महत्या की है। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। पटेल नगर थाना क्षेत्र के चंद्रबनी इलाके की यह घटना है। लता अधिकारी यूट्यूबर घर में शव मिला है। पटेल नगर थाना क्षेत्र के चंद्रबनी इलाके से यह मामला सामने आया है। और आज लखनऊ में खेला जाएगा आईपीएल का मैच। इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे स्टेडियम में यह मैच होना है। और लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच ये मुकाबला है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 7:30 बजे मैच शुरू होगा, तो कुछ घंटों का इंतजार। इसके बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच का रोमांच देखा जाएगा। उससे पहले एबीपी गंगा की टीम ने जायजा लिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज पहली बार आईपीएल मैच का आयोजन होने जा रहा है। आज शाम को 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। मैच की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरह से शाम को 7 बजे मैच होना है, लेकिन सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई है। ये पहला मौका होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम
घरेलू मैदान पर उतरने जा रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान केएल राहुल के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का दिल्ली कैपिटल से 2 बार मुकाबला हुआ और दोनों ही बार लखनऊ की टीम जीती है। इस बार भी केएल राहुल के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो लगातार दिल्ली कैपिटल्स पर तीसरी जीत दर्ज करें। साथ ही उनका खोया हुआ फॉर्म T20 में उसको भी वापस लाना है। आज का मुकाबला इकाना स्टेडियम की काली मिट्टी की पिच पर होगा। मैच हाई स्कोरिंग होगा लेकिन तेज गेंदबाजों को बाउंस मिलेगा। कुल 16 पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 11 पार्किंग स्टेडियम के बाहर होंगी और 5 पार्किंग स्टेडियम के भीतर होंगी। पास और टिकट धारकों को रास्ता बताने के लिए, उनकी सही जगह बताने के लिए जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी को उनकी उचित जगह पर, उचित स्टॉल पर पहुंचा दें। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए इसी के साथ उद्घोष में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।